Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will start with the explanation of chapter number 8 of class 11th. The name of the chapter is Local Governments. This is the first video lecture of this chapter. In this chapter we will study the structure of the local government in our country and the importance of the local government, and also we will discuss the ways to give them independent powers, right? Student, in a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the center level as well as the state level. It is also necessary that even at the local level, there should be an elected government to look after the local affairs. So, in this chapter, we are going to discuss the same. So, let's start with the very first topic of this chapter. The first topic of this chapter is why local government. Why local government की हमें local government की ज़रूरत क्यों है? Why we need the local government. Student, on the very first page 2 stories are given. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 stories आपको दी गई हैं basically. इन दोनों stories में आपको बताया गया है कि वाई देर इज़ नीड ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट. तो ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आपको खुद इनको स्टडी करना है. तो इसका कंक्लूज़न क्या है? इन स्टोरीज़ के थ्रू बेसिकली हमें क्या बताया गया है? इन स्टोरीज़ के थ्रू हमें बताया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है इज़ अबाउट द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. कि जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है कॉमन पीपल के. वहाँ के जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो पीपल रहते हैं उनके साथ लोकल गवर्नमेंट जो है उसका डायरेक्ट लिंक होता है, एंड इट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, राइट. Local government believes that the local knowledge and the local interest are essential ingredients for the democratic decision making. They are also necessary for the efficient and the people friendly administration. कैसे ये people friendly administration है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं उनको यहाँ के ग्रास रूट लेवल तक सारी प्रॉब्लम्स का पता होता है, क्योंकि यहाँ पर ही वो पले बड़े होती हैं जिस पर्टिकुलर रीजन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो यहाँ पे कॉमन पीपल को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बेसिकली जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए लोग यहाँ पे होते हैं जो लोकल लेवल पे संभाल सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. And it is convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly and with minimum cost. How quickly and the minimum cost? क्योंकि मिनिमम कोस्ट इसलिए है कि उनको किसी वकील का खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसी डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के लिए, अपने लोकल लेवल पे ही सोल्व हो जाएंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ मिनिमम कोस्ट. और क्विकली की उनके बहुत जल्दी डिसीज़न ले लिए जाएंगे, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट नहीं करनी पड़ेगी कि कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट मिलेगी उसके लिए उनको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट. सो what we can say that it is necessary that in a democracy we can be performed locally. हमें locally जो है हमारा पूरा जो है वो सराउंडिंग होनी चाहिए, and should be left in the hands of the common people and their representative. कॉमन पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में छोड़ देना चाहिए लोकल लेवल के डिसीजंस को. कॉमन पीपल आर मोर फैमिलियर विद देयर लोकल गवर्नमेंट दैन विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट और द नेशनल लेवल. क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इतना ज़्यादा उनको नॉलेज हो. सीधे साधे से लोग होते हैं तो उनको अपनी लोकल गवर्नमेंट तक ही वो सीमित होती हैं. तो इन दिस वे वी कैन से दैट local government is very much essential, right. So now come to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. भारत में लोकल गवर्नमेंट की जो है ग्रोथ वो कैसे हुई? स्टूडेंट, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो पुराने समय में भी हमारी जो है सभाज एंड समिति होती थी. अगर आपको याद हो, जो छोटी क्लासेस में 6-7 में आपने पढ़ा होगा, सभा एंड समितिज़ के जो वर्क होते थे वो होते थे. तो जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ थी एग्जिस्टिंग इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑल्सो, लाइक इन विलेज असेंबलीज, उनको विलेज असेंबलीज बोलते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेजेस बॉडीज
टुक द शेप ऑफ पंचायत। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये पंचायत की फॉर्म में आनी शुरू हो गई, जहाँ पे असेंबली के अंदर 5 पर्सन होते हैं एंड दैट 5 पर्सन आर द पंच, वी कैन कॉल द पंच, एंड दीज पंचायत्स रिजोल्व इशू एट द विलेज लेवल। और बेसिकली जो ये पंचायतें होती थी या फिर होती हैं, इनका बेसिकली क्या काम है कि एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज होती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं, उनको रिजोल्व करना होता है। सो देयर रोल एंड फंक्शन कैप्ट ऑन चेंजिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स, राइट। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें हम, तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर क्रिएटेड आफ्टर 1882। अब यहाँ पे आपको मार्क करना है, सबसे पहले 1882 बाय द लॉर्ड रिपन। सबसे पहला जो विलेज पंचायत के डेवलपमेंट के लिए उसको क्रिएट करने का सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को, हु वॉज द वॉइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पर वो भारत के वॉइसराय थे, एंड टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज, दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स। उस टाइम पर जब लॉर्ड रिपन ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था भारत में 1882 में, उन्होंने इसकी प्रॉब्लम को समझा कि भाई लोगों तक जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच पाती, उनके डिस्प्यूट्स नहीं सोल्व हो पाते, और दूसरा जो है बर्डन आ जाता है सेंटर गवर्नमेंट पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करने लग जाएगी तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट टाइम इस बात को रियलाइज़ किया और तब से ही एग्जिस्टेंस में वो लेकर आए, एंड दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड। उस टाइम पर उनको लोकल पंचायत नहीं, लोकल गवर्नमेंट नहीं, लोकल बोर्ड के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। सो हाउ एवर ड्यू टू द स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू मेक ऑल लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पर, क्योंकि भारत तो इंडिपेंडेंट नहीं था ना, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स के रूल पर उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए लोकल बॉडीज़ को टू बिकम द मोर इफेक्टिव। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, इसके अंदर भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी किसको इंट्रोड्यूस किया गया? लोकल बॉडीज़ को, लोकल बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड आफ्टर दैट इट कॉन्टिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। जो भी ये हमारी आज़ादी से पहले जो 2 एक्ट आए, एक्ट ऑफ 1919 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों के अंदर ही जो विलेज पंचायत है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है और उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, महात्मा गांधी had strongly plead for the decentralization. Decentralization means division of the power between its various government unit, राइट, ऑफ इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पावर। अब महात्मा गांधी ने भी स्ट्रोंगली कहा है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर का डिवीज़न होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड लोकल गवर्नमेंट में, लोकल लेवल तक भी जो है पावर का बंटवारा किया जाना चाहिए। He believed that the strengthening village panchayat was a mean of effective decentralization. महात्मा गांधी ये विश्वास करते थे कि जो विलेज को अगर हमें ताकतवर बनाना है, पंचायत को अगर ताकतवर बनाना है, तभी हम इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाकर, उसको पावर देकर। एंड द ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और ये सारे के सारे जो सक्सेसफुल बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो किए गए। पंचायत देयरफॉर वाज लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट माना जाने लगा इन सब चीज़ों को, कि अगर डेमोक्रेसी चाहिए प्रॉपर, अगर डेमोक्रेसी को अगर एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन को, प्रॉपर उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। When the constitution was prepared, the subject of the local government was assigned to the state. जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तो उस टाइम पर ये पूरा का पूरा जो इशू था, यानी कि विलेज पंचायत का जितना भी वर्क था, जितने भी फंक्शन थे, सारे के सारे स्टेट को असाइन कर दिए गए कि स्टेट विल डिसाइड कि उनके एरिया में कहाँ कहाँ पर विलेज पंचायत की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है।
इट वॉज ऑल्सो मैंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको याद होगा, जहाँ पे भी जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं टू ऑल द गवर्नमेंट इन द कंट्री, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको ये बताया गया था कि विलेज पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके ऊपर ही है। सो इट इज़ फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडुकेट इम्पोर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हुए लोकल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लॉर्ड रिपन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन होना, पावर का लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट का बनना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, 1935 आया, इन दोनों एक्ट के अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया। महात्मा गांधी ने भी स्ट्रांगली कहा कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो होना ही चाहिए अगर प्रॉपर डेमोक्रेसी को रन करना है। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उस टाइम पर इस इशू को छोड़ दिया गया, किस पे? स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया पंचायत्स को कि भाई पंचायत डिपेंडेंट रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, यानी कि पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर विलेज पंचायत होनी चाहिए, कहाँ पे विलेज पंचायत नहीं होनी चाहिए। सो अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसा जो ये था, ये महसूस किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है पंचायत का, उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डू यू नो वाई दिस हैपेंड? ऐसा क्यों हुआ? ए फ्यू रीजन्स कैन बी एडवांस्ड हेयर। कुछ रीजन्स हैं। नंबर 1 रीज़न इसका क्या रहा बेसिकली? नंबर 1 रीज़न तो ये रहा कि जो पार्टीशन के टाइम पर इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई थी, इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी कॉमन पीपल की, पार्टीशन जब हुआ था, तो अब यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, उनको ये लग रहा था कि देश के पार्टीशन हो गया, 2 भागों में देश बट गया, कहीं बहुत सारे टुकड़े कंट्री के ना हो जाएं अगर लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में लोकल गवर्नमेंट को पावर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं भारत के अंदर, इतनी ज़्यादा कास्ट, क्रीड, कस्टम्स हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ भारत के अंदर है। तो अगर ऐसा कर दिया गया तो कहीं देश के बहुत सारे बंटवारे ना हो जाएं, हर कोई लोकल लेवल पे अपने आप को इंडिपेंडेंट ना बना ले। तो देश की जो थी इंटीग्रिटी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसा ज़रूरी समझा जाने लग गया बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, जो ये लोकल गवर्नमेंट है, इस प्रोसीजर को अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, फर्दर इसके ऊपर सोचा जाएगा। फर्स्ट रीज़न तो ये था। सेकेंडली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी स्ट्रॉन्गली अपनी पावरफुल वॉइस उठाई थी अगेंस्ट दिस, कि उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो है वो कास्ट रिडन नेचर है रूरल सोसाइटी का, राइट, और ये डिफेक्ट कर देगा जो हमारा नोबल पर्पस है ना लोकल गवर्नमेंट का रूरल एरियाज़ में, इस टाइम पर उसको डिफेक्ट कर देगा अगर हम ऐसा करेंगे। क्योंकि जो अगर पंचायतें बनेंगी तो पंचायत में अगर जो पंच फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बनाए जाएंगे, अगर वो पंच किसी पर्टिकुलर कास्ट से अगर बिलोंग करेंगे तो उसी कास्ट का फेवर करेंगे, दूसरी कास्ट का फेवर करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से प्रॉपर लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो अभी इस टॉपिक को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी जो दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे लाइक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पर स्ट्रेस देना शुरू किया। तो ये 2 रीज़न थे जिसके अंदर जो स्टार्टिंग ईयर थे हमारे, उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोकल गवर्नमेंट को नहीं मिल पाई, राइट। However, nobody denied the importance of the people participation in development planning. वो बात अलग है कि लोगों ने स्ट्रांगली, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको डिनाई कर दिया उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन ये तो सभी चाहते थे कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग जो भी होगी उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना ज़रूर चाहिए, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस को कब फील किया गया? लोकल गवर्नमेंट गोट ए फिलिप आफ्टर द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आए कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इवन आफ्टर दैट
some efforts of the direction of the developing local government bodies had already taken place. First in the line was Community Development Program in 1952, which sought to promote people participation in the local development in a range of activities. 1952 में पहली बार ये महसूस किया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए और वो उसमें कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सो इसी गाइडलाइन पर इन दिस बैकग्राउंड ए 3-tier पंचायत सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज़. और तभी रूरल एरियाज़ में, गांव के एरिया के अंदर 3-tier पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया, रिकमेंडेड किया गया. बेसिकली सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे इसके लिए गुजरात ने और महाराष्ट्र ने, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्टेट थी. तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटिव लिए गए लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए. अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ अराउंड 1960. तो ये भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है. 1960 के अराउंड इन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए थे. बट इन मैनी स्टेट दोज लोकल बॉडीज़ डिड नॉट हैव इनफ पावर. बहुत सारी लोकल बॉडीज़ के पास बिल्कुल पावर नहीं थी प्रॉपर फंक्शन करने की और लोकल डेवलपमेंट की देखभाल करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए. एंड दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. उनके हाथ में पावर ही नहीं थी. बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे पहले बनाई गई थी, तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहे किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे. अब स्टेट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है ना, बजट के लिए, मनी के लिए, पैसे के लिए. फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक. बहुत सारी स्टेट्स को क्या लगा कि ज़रूरत ही नहीं है टू एस्टिब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़, कि भाई लोकल बॉडीज़ अलग अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अच्छे से टेक केयर कर सकती है. क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता था कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर लोकल बॉडीज़ बना दी गई तो उनकी जो पावर है कुछ हद तक कम हो जाएगी, या फिर जो भी उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो उनको मिला है, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको उसको शेयर करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ के साथ. तो उन्होंने ये कहते हुए डिनाई कर दिया कि ज़रूरत ही नहीं है टू एस्टिब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़. इन मैनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज़ वर डिज़ोल्व. बहुत सारी जगह पर लोकल बॉडीज़ को डिज़ोल्व कर दिया गया. एंड लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. और बहुत सारी स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन हुए टू मोस्ट ऑफ द लोकल बॉडीज़ में. और बहुत सारी स्टेट्स में क्या हुआ, इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज़ वर पोस्टपोन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. देखिए पहले ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि इलेक्शन जो था एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में ही होंगे. किसी भी टाइम इलेक्शन करवा दिए जाते थे, कभी भी इलेक्शंस करवा दिए जाते थे किसी भी टाइम पे. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं था कि इस टाइम पर इलेक्शन होंगे या इस टाइम पर इलेक्शन होंगे. नॉट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. So after 1987, a thorough view of functioning of the local government institution was initiated. In 1989, देखिए ये भी आपको अंडरलाइन करना अपनी बुक में, पेज नंबर 182 पे. In 1989 में पी.के. थंगा कमेटी रिकमांडेड. अब ये जो पी.के. थंगा कमेटी थी इसने रिकमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए कि भाई लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर जो है एक पीरियोडिकल इलेक्शंस होने चाहिए टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए. और इसको प्रॉपर मतलब एप्रोप्रिएट फंक्शंस होने चाहिए सारे के सारे. और एक फ़ंड, एक पर्टिकुलर फ़ंड अलॉट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सब चीज़ें इस कमेटी के अंदर उन्होंने जो थी वो रिकमेंडेड की. इनकी सब चीज़ों की उन्होंने मांग रखी. पी.के. थंगन कमेटी जो कि 1989 में फॉर्म हुई थी, राइट. सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट्स इन डिटेल, राइट. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.